आज हम राजस्थान का भूगोल में राजस्थान के भौतिक स्वरूप के आधार पर भौतिक विभाग में जो बांटा गया था राजस्थान को, पिछले वीडियो में हमने देखा। उसमें से पहला अपन रेतीला, पश्चिमी रेतीला मैदान का अध्ययन करेंगे, जिसको दो भागों में बांटा है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान, जिसे मरुस्थली एवं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में विभाजित किया है। मरुस्थली में बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के कुछ भाग और बाड़मेर के 2/3 पश्चिमी भाग पर ये फैला है। पश्चिमी और आगे ये रेतीली और शुष्क मरुस्थली थार मरुभूमि के नाम से जानी जाती है। इस प्रदेश में बालू का स्तूप यानी जो टीले हैं, एक विशिष्ट भू-आकृतिक लक्षण है। मरुस्थली के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के स्तूप और उनका समूहीकरण देखने को मिलता है। उनके आकार, रूप, वायु दिशा और वानस्पतिक आवरण के आधार पर इसको अपन पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में विभाजित कर सकते हैं। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जो हैं, उसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रचलित हवाओं के समानांतर फैले हैं और उनमें से अधिकांश तलवार की आकृति के हैं। ये स्तूप मैदानी भाग के दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में ये अधिकतर दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। इस प्रकार के स्तूपों में लंबी धुरी वायु की दिशा के समांतर होती है। दूसरा है बरखान। इसमें एक दूसरे प्रकार से रेत का जमाव बरखान के रूप में होता है, जिसमें नतोदर पार्श्व आंतरिक क्षेत्र में वायु के सम्मुख रहता है। बरखान मध्य में ऊंचे होते हैं और ये श्रृंखलाबद्ध मिलते हैं। इनकी चौड़ाई 100 मीटर से 200 मीटर होती है और औसत ऊंचाई 10 मीटर से 20 मीटर तक होती है। गतिशील होते हैं। ये प्राय मरुस्थली के उत्तरी भाग में देखे जाते हैं। फिर आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। वायु की दिशा के समकोण में बनते हैं। वायुमुख पार्श्व लंबा और कम ढालू होता है, जबकि वायु विमुख पार्श्व तीव्र ढाल वाला होता है। ये मरुस्थली प्रदेश के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्तूपों के पवनाभिमुखी पार्श्व पर बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि स्तूप काफी समय से स्थिर हो चुके हैं। फिर आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मरुस्थली से लगा हुआ समीपस्थ भूभाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र पर, पोखरन तहसील के आधे भाग पर, फलोदी तहसील के पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर फैला है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर चट्टानें इस क्षेत्र में अनावृत हैं, जो जूरेसिक एवं इयोसीन शैल समूह से संबंधित हैं। जैसलमेर के उत्तर में तथा पोखरन के दक्षिण में, जिन्हें यहाँ रण के नाम से पुकारते हैं, कई प्लाया झीलें बेसिनों में मिलती हैं। बेसिनों के चारों तरफ निम्न कागार मिलते हैं, जो इनकी सीमा बनाते हैं। इन झीलों में जल यद्यपि केंद्रोन्मुखी अपवाह से आता है, फिर भी वर्ष के अधिकांश समय में ये शुष्क रहती हैं। जैसलमेर नगर से 64 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। जैसलमेर मैदान को छोटी आंतरायिक और असतत जलधाराएं पार करती हैं, जिनके शुष्क पेटे और पार्श्व बड़ी आसानी से भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ स्थानों पर ग्रीट, कांग्लोमेरेट, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें भी
अनावृत हैं। मिट्टी काफ़ी पथरीली है। इस प्रदेश के दक्षिणी भूभाग के कुछ स्थानों पर कई निम्न कटक हैं जो चिकने गुटिका पत्थरों के आवरण से ढके हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कभी ये क्षेत्र जल अप्रदन के कार्य से प्रभावित रहे थे। अब आता है राजस्थान बांगड़ अथवा अर्ध शुष्क मैदान। इसको 4 भागों में विभाजित किया है: लोनी बेसिन, शेखावाटी रीजन, नागौरी उच्च प्रदेश और घग्गर प्रदेश। अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीला शुष्क मैदान की सीमा तक लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राजस्थान बांगड़ अथवा अर्ध शुष्क मैदान का विस्तार है। ये जो मानचित्र है इसमें भी आप देख पा रहे हो, और जब आपको आता है आपके क्वेश्चन तो आपको इस तरह से मानचित्र की सहायता से इसको बताना होगा। इस क्षेत्र के उत्तर में घग्गर नदी का क्षेत्र है, उत्तर पूर्व में शेखावाटी क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में लूनी नदी अपनी कई सहायक नदियों के साथ फैली है, जिसमें जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों के अधिकांश भाग तथा पाली, जालोर और सिरोही जिले के पश्चिमी भाग स्थित हैं। इस प्रदेश में रेतीले शुष्क मैदान की अपेक्षा प्राचीन चट्टानें अधिक दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल तल भी समीप है। लूनी तथा अनेक छोटी छोटी नदियाँ इस प्रदेश में प्रवाहित होती हैं और इसे जो 4 भागों में बांटा है उसमें पहला है अपना लोनी बेसिन। अजमेर की दक्षिणी पश्चिमी अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, जिसमें अरावली के तीव्र उत्तरी पश्चिमी ढालों पर बहने वाली कई छोटी छोटी नदियाँ इसके बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। लूनी तथा इसकी सहायक नदियाँ जोधपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग, पाली, जालोर और सिरोही जिलों में बहती हैं। लूनी नदी और उसकी सहायक खारी व जवाई नदियों के दक्षिण की ओर की स्थलाकृति की इंगित करते हैं कि प्रारंभिक भू-आकृति क्रियाएं जलोढ़ थी, जिन्होंने इस क्षेत्र की परतदार चट्टानों को काटा है, परंतु वर्तमान में वायु क्रिया अधिक प्रभावी है। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं ने जलोढ़ मैदानों और पहाड़ी ढालों के विपरीत बालू का जमाव कर दिया है। शुष्क दशाओं और वायु की क्रियाओं ने प्रारंभिक भू-आकृतियों के चिन्ह एवं जलोढ़ क्षरण चक्र के कार्यों में निक्षेपों को मिटा दिया है। इस प्रकार वर्तमान स्थलाकृति प्रारंभिक जल क्षरण एवं वायु अप्रदन का कार्य है। कच्छ की खाड़ी से पश्चिम तथा दक्षिणी पश्चिम की तरफ से तेज चलने वाली हवाओं के द्वारा बालू बिना किसी अवरोध के उड़ाकर इस प्रदेश में लाई जाती है। वायु द्वारा लाई गई बालू विभिन्न क्षेत्रों में मिलती है। ये स्थानीय चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र में यहाँ तक कि वर्षा ऋतु में नदियाँ बालू द्वारा इतनी अवरोधित होती हैं कि वे किसी भी बड़ी चीज़ को बहा कर ले जाने में असमर्थ होती हैं। इस क्षेत्र की स्थलाकृतियाँ जो लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे खारी और जवाई के दक्षिणी पश्चिमी भागों में स्थित है, ये दर्शाती हैं कि आरंभिक भू आकृतिक क्रियाएँ जलीयकृत थी, जिन्होंने इस क्षेत्र के अवसादी चट्टानों को विच्छेदित कर दिया, लेकिन समय के साथ साथ ये क्षेत्र शुष्क दशाओं का अनुभव करता रहा। इस क्षेत्र की स्थलाकृतियों में पहाड़ियाँ तीव्र ढालों वाली तथा विस्तृत कांपी मैदान मिलते हैं। पश्चिमी कांपी मैदान और पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी भाग वायु द्वारा लाई गई बालू के जमावों से ढके हैं। इस क्षेत्र में लूनी नदी की 2 मुख्य सहायक नदियाँ खारी जवाई बहती हैं। ये धाराएं अधस्तरीय चट्टानों के गुंबदीय संरचनात्मक प्रवृत्ति के अनुरूप बहती हैं।
वर्तमान उच्चावचन प्रारंभिक जल अपरदन भूपृष्ठीय अनाच्छादन का परिणाम है। धीरे धीरे शुष्क दशाएं अधिक महत्वपूर्ण बनती चली गई और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं ने कांपी मैदान पर और पहाड़ी ढालों के विरुद्ध बालू का अपरदन तथा जमाव किया। वायु क्रिया तथा शुष्क दशाओं ने अपरदन तथा जमाव के नदीय चक्र द्वारा किए गए कार्यों तथा भू आकृतियों के प्रारंभिक निशानों को लुप्त कर दिया। वायु क्रिया तथा शुष्क दशाओं ने अपरदन तथा जमाव के नदीय चक्र द्वारा किए गए कार्यों को लुप्त कर दिया। धीरे धीरे सतह बालू टीलों के आवरण से ढक गई, जिसके कारण इस प्रदेश के उच्चावचन में टीलों से निर्मित स्थलाकृतियां दिखाई देने लगी। अरावली श्रृंखला के पदीय और लूनी नदी के बीच का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। जल भूमि सतह के समीप उपलब्ध है, जिससे अच्छी सिंचाई संभव है, लेकिन पश्चिम में और आगे कांपीय दोमट, कई स्थानों पर थार में रेतीली मिट्टी में बदल जाती है और धीरे धीरे जल रेखा का स्तर गहरा होता जाता है। फिर आता है शेखावाटी भूभाग या आंतरिक जल प्रवाह का मैदान। राजस्थान बांगड़ प्रदेश में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी बेसिन के उत्तर में आंतरिक जल प्रवाह का मैदान विस्तृत है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से निर्धारित होती है। अरावली श्रेणी इस प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की दिशा में फैली है, जो इसको दो भागों में विभाजित करती है। एक तरफ उत्तर में शेखावाटी रेतीले मरुस्थल भूभाग तथा दूसरी तरफ दक्षिण व दक्षिण पूर्व में जयपुर के उपजाऊ मैदान। इनके बीच अरावली श्रेणी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अजमेर के उत्तर पूर्व में अरावली श्रेणी क्रमबद्ध श्रृंखला में नहीं बल्कि टूटी फूटी है, जिनमें वायु घाटियाँ पाई जाती हैं। इन वायु घाटियों से होकर बालू का स्तूप पूर्वी मैदान पर कई किलोमीटर की दूरी तक फैल गए हैं। शेखावाटी भूभाग के कस्बों व नगरों के समीप बालू का स्तूप की संख्या एवं उनका आकार बढ़ता जाता है और शेखावाटी भूभाग के कस्बों व नगरों के समीप बालू का स्तूपों की संख्या एवं उनका आकार बढ़ता जाता है। यहाँ बालू का स्तूप बरखान प्रकार के हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में पवनानुवर्ती प्रकार के हैं। कुछ स्थानों पर निम्न भूभाग में चूनेदार अधस्तर अनावृत है। शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप यहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ केवल एक मौसमी नदी काटनी नदी है। ये भी बालू में धरातल में चूरे जिले में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती है। इस प्रकार ये भूभाग या तो अंतर्वर्ती जल प्रवाह का क्षेत्र है अथवा नदियों से रहित है। वर्षा जल बालू पहाड़ियों पर तथा स्तूपों